कहा था कि लोगों को पता था कि उमर अब्दुल्ला खत्म, अब पूछने वाला उमर अब्दुल्ला को कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने जीता, अब कमिश्नर सेक्रेटरी मुझे कहते हैं चाय पी, खाना खाया, शुंक कि मुझे कुशर है, आप सोए कि अभी जागे हुए हैं। उसने इंडोर्स ये किया कि आपने आर्टिकल 370 को हटाया, वो सही था। उसने इंडोर्स ये किया कि आपने 35A को हटाया, वो ठीक किया। उसने इंडोर्स ये किया कि जो जेलों में हमारे बच्चे थे, जो आपने उनको बंद रखा है, वो ठीक किया। जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हमें मरकज़ के साथ हाथ मिलाना ज़रूरी है। अगर रोज़ा साहब को जो करना है वो उसको करने दो। ये फारूक साहब ने इन सब बातों का जिक्र किया, इस पर क्या कहना चाहिए? लेकिन जब बीजेपी के साथ पीडीपी ने हाथ मिलाया था, उस वक्त इतने ढुंढूरे क्यों पीट रहे हो? ये तो हर एक जगह पर जाते हैं, कहते हैं नहीं जी इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद बशीर मीर साहब के साथ हमारा ये पहला इंटरव्यू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे सरकार बनाई है, तकरीबन 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक गांधरबल की आवाम के लिए क्या कुछ किया है? बहरहाल हमारे साथ बशीर अहमद मीर साहब बात करने के लिए मौजूद है। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले बशीर साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, तकरीबन 3 महीने से भी ज़्यादा अरसा टाइम हो चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे सरकार है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं गांधरबल के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद पे है पहली बार मैं ये कैमरा के सामने आ रहा हूँ थ्रू आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से। तो मेरा हक और फ़र्ज़ बनता है कि जो गांधरबल के लोगों ने मुझे एक इत्मीनान दिया था, मुझे 22,000 से ज़्यादा वोट दिए थे, तो मैं गांधरबल के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उसके लिए। और रही जो जो आपने सवाल मुझे पूछा, जो गांधरबल में इलेक्शन हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक भारी मैंडेट मिला पूरे जम्मू कश्मीर से। लेकिन अगर आप देखोगे, जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत बिजी थे, मैं था, उमर साहब थे गांधरबल से, तो उस वक्त जो है गांधरबल में मेरा इलेक्शन हारने की सबसे बड़ी वजह हुई, क्योंकि मैंने बहुत सारी जहाँ पर भी मैं गया, तकरीबन गांधरबल का वो कोई कॉर्नर नहीं होगा, कोई गांव नहीं होगा, कोई इलाका नहीं होगा जहाँ पर मैं नहीं पहुँचा। और गांधरबल के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनसे मैं मिला, जिनके साथ मैं बैठा, और मैंने एक असम्बलीज़ बनाई है, वहाँ पर हमने डिबेट किए कि अगर हम उमर अब्दुल्ला को वोट देंगे क्यों देंगे, अगर PDP को वोट देंगे क्यों देंगे, या अगर PDP को नहीं देंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने राय देखी उस वक्त पूरे गांधरबल में, मैंने ज़्यादा यूथ में राय देखी, वो ये देखी कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। वो इसलिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था, पॉलिटिकल एजेंडा, जो उसमें बड़े बड़े वादे किए गए थे, उसमें सबसे बड़ा वादा जो था, जो आर्टिकल 370 या 35A और रेस्टोरेशन को लेकर बात की थी, जहाँ पर भी उमर साहब गए, वो बड़े चीख कर चिल्ला कर कहते थे कि PDP ने यहाँ से आर्टिकल 370 हटवाया, मैं वादा करता हूँ कि मैं आर्टिकल 370 वापस लाऊंगा, 35A वापस लाऊंगा। या जो उसने वादे किए थे कि मैं जो जितने भी जेलर्स, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उन जेलर्स को हम जेलों से छोड़ेंगे। या जो यहाँ पर इस वक्त ज़्यादतियाँ चल रही है, जो लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, या उनकी प्रॉपर्टी जो जब्त की जाती है, अटैच की जाती है, उसको लेकर उस वक्त बात की थी। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखोगे वो बरकरार, उसमें कोई चेंज नहीं आई। या सबसे बड़ा मुद्दा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर चलाया था, उसने एक धोखा लोगों को दे दिया। उसने कहा कि हम तमाम घरों को 12 सिलेंडर गैस तकरीबन फ्री देंगे, और उन्होंने ये कहा था कि हम जो है जितने भी मीटर्स हैं इनको हटाएंगे, या 200 यूनिट जो है पावर लगाएंगे। आपने देखा होगा कि उमर साहब का एक इंटरव्यू था, जिसमें उमर साहब ने हर एक जगह पर जहाँ वो गए, उसने कहा मेरी हुकूमत आने दो, आप देखोगे ये मीटर लगाने वाले इनको लगाने दो, मेरी हुकूमत आने दो, फिर मैं बताऊंगा ये मीटर हमें दरिया में फेंकेंगे। लेकिन दूसरी साइड से वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था और वादे कर रहा था, बोल रहा था कि मेरी हुकूमत आने दो, मैं 200 यूनिट बिजली आपको फ्री दूंगा। जबकि एक एस्टिमेशन हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखोगे एक सर्वे हुई है जिसमें यह बताया जाता है कि पूरे जम्मू कश्मीर को अभी मीटराइज करने में तकरीबन 5 साल लगेंगे। तो यहाँ उमर साहब के लिए ये कैसे पॉसिबल था कि जो वो हर एक जगह पर जा रहे थे, कह रहे थे नहीं जी मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। मुझे लगता है कि जो उमर साहब को इस वक्त वोट मिला, लोगों को पता था ये बिजली का वादा जो ये झूठा है, ये जो गैस का वादा झूठा है। जो सबसे बड़ा वादा उसने किया था आर्टिकल 370 रेस्टोर करने की, तो मुझे लगता है कि वो उसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसको वोट दिए थे। लेकिन आज जहाँ पर भी आप देखिए, हाल ही में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर आए थे, सोनमर्ग टनल की इफ्तिदा उसको करनी थी। वहाँ जो सारी लोगों की नज़रें जो थी वो उमर साहब पर थी, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म यहाँ पर आए वो क्या तकरीर करेंगे, वो तो पता ही था कि बीजेपी का एजेंडा क्या है और उनकी तकरीर क्या होगी। लेकिन उमर साहब का एज ए चीफ मिनिस्टर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये पहला एक तकरीर था अपने लोगों के सामने, वो अपने लोगों के साथ वो मुखातिब थे। लेकिन वहाँ पर आप देखिए उसने क्या किया,
उसने नरेंद्र मोदी जी की कितनी तारीफ की है। उसने बताया जब से आपने हुकूमत संभाली, जम्मू कश्मीर में आपने एक तरक्कियों का जाल एक फैलाया है। जम्मू कश्मीर में अब अमन है, अब यहाँ सुकून है। आपका हक और फ़र्ज़ बनता है कि जो आपने हमारे साथ वादा किया है कि आप हमारी स्टेट को रेस्टोर कीजिए, अब यहाँ सब ठीक है। तो उसने क्या इंडोर्स वहाँ पर किया? उसने इंडोर्स ये किया कि आपने आर्टिकल 370 को हटाया, वो सही था। उसने इंडोर्स ये किया कि आपने 35A को हटाया, वो ठीक किया। उसने इंडोर्स ये किया कि जो जेलों में हमारे बच्चे थे जो आपने उनको बंद रखा है, वो ठीक किया। उसने इंडोर्स ये किया जो यहाँ पर आप हमारी प्रॉपर्टीज अटैच कर रहे हो वो ठीक किया। या उसने ये इंडोर्स किया कि जो हमारे मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है उनको ये बताया जाता है कि आप टेरर लिंक्ड है। ये सारा उमर अब्दुल्ला ने इंडोर्स किया कि नहीं जी आपने सब ठीक किया। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे साथ 3 बड़े वादे किए थे, 2 वादे आज तक मुकम्मल हो चुके हैं, अब खाली एक वादा है, वो स्टेटहुड का वादा है। उमर साहब ने इन सब बातों का जिक्र किया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए मुझे लगता है कि स्टेटहुड जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो मुल्क का आईन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसमें हमें किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना मरकज़ के सामने भीख मांगने की ज़रूरत है और ना जो स्टेट गवर्नमेंट के सामने भीख मांगने, एज ए अपोजिशन में कहूँगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है जहाँ पर वो जाते हैं जो स्टेटहुड मैं उमर साहब को अब वो बताया, उमर साहब को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि वो जहाँ पर जाते थे, जहाँ पर तकरीरें करते थे पूरे जम्मू कश्मीर में, वो हर एक जगह पर बताते थे स्टेटहुड हमारे पास मुद्दा नहीं है, स्टेटहुड हमारे पास मुद्दा नहीं है। हमारे पास अगर कोई मुद्दा है तो मुद्दा हमारे पास जो है वो आर्टिकल 370 है और 35A है। हर एक जगह पर अगर आप जाओगे देखोगे। पहले आप मुझे बताइए उमर अब्दुल्ला ने सही क्या किया, उसने कौन सा वादा अभी तक निभाया? सबसे पहले उसने वादा किया था और जम्मू कश्मीर के लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया। मैं उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन अगर लड़ूंगा तो मुझे एज ए पियोन काम करना पड़ेगा हर एक जगह पर। और जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकली सबसे पहले अगर किसी ने फॉर्म भरा वो उमर अब्दुल्ला ने भरा, और एक जगह पर नहीं भरा, उसने दो जगहों पर उस वक्त वो फॉर्म भरा था उमर साहब ने। तो मुझे लगता है कि जो उमर साहब के वादे रहे, जहाँ पर भी आप देखिए जितने भी वादे उसने किए आज तक उसने झूठ वादे किए। जो आर्टिकल 370 जो उसने सबसे बड़ा मुद्दा, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने गांधरबल में जितने भी डिबेट्स किए, मैंने पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना रहा। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो उनसे मैं पूछ रहा था कि आपको मौका एक पीडीपी को देना चाहे, तो उनका जवाब हमेशा यही होता था, नहीं जी उमर साहब ने हमारे साथ वादा किया था कि आर्टिकल 370 को वापस लाना है, 35A को वापस लेना है, तो हम इसी को वोट देंगे, हमें यकीन है उमर साहब। और आज की डेट में अगर आप देखोगे उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 और 35A का नाम कहीं पर नहीं लेते। अगर वो किसी चीज़ का नाम लेते हैं वो खाली स्टेटहुड का नाम लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जब उमर साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे और वो चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी कर रहे थे तो वो गांधरबल में आए थे, तो गांधरबल में लोगों से मुखातिब हुए थे, या शायद उसकी रेजिडेंसी पर श्रीनगर में गुपकार में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अलबत्ता वीडियो पर मेरे पास है, आई कैन शो यू द वीडियो एंड आई कैन इवन अपलोड दिस ऑन माई सोशल मीडिया, जो मेरी वेबसाइट उस पर मैं कभी वो अपलोड करूंगा, बहुत ज़्यादा वायरल है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसने ये कहा था कि लोगों को पता था कि उमर अब्दुल्ला खत्म, अब पूछने वाला उमर अब्दुल्ला को कोई नहीं है। लेकिन जैसे मैंने जीता, अब कमिश्नर सेक्रेटरी मुझे कहते हैं चाय पी, खाना खाया, शौक कि मुझे कुशा रहे, आप सोए कि अभी जागे हुए हो, तो वो क्या जतलाना चाहता है? वो जो स्टेटहुड कर रहे हैं ना, इनके जो ये MLAs आज जो चमचे जो आज हर एक जगह पर जाते हैं, डॉक्टरों को धमकाते हैं, टीचर्स को धमकाते हैं, जो जितने भी मुलाजिम हैं उनको धमकाते हैं। इसका इतना है कि ये चीफ मिनिस्टर बने, 2 काम इसको करने हैं। इसके जो बेरोजगार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं उनको MLCs बनाना है, जिस तरह इसने असलम वानी, क्या नाम है उसका, जो नासिर असलम वानी इलेक्शन हार गए तो दूसरे दिन उसको नौकरी दे दी, एडवाइजर बनाया, 1 लाख नौकरी लगाने के वादे किए, एक को नौकरी दी, अभी इस पर कर्जा है हमारा। बशीर साहब यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। अगर हम वादी कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर 2 पार्टियों ने ज्यादा हुकूमत की है, या PDP ने की है या फिर NC ने की है। जब PDP यहाँ पे हुकूमत कर रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तनकीद कर रही थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, PDP तनकीद कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। सवाल यहाँ पे ये बनता है, कैजुअल लेबर्स यहाँ पे सफर कर रहे हैं, डेली वेजर्स यहाँ पे सफर कर रहे हैं, या जो जम्मू कश्मीर के बाशुर आवाम है, जो बेसिक मसले हैं, मसाइल हैं, चाहे हम बिजली की बात करेंगे, पीने के पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है, आखिर कब तक गरीब आवाम को सफर करना पड़ेगा? चाहे यहाँ पे PDP की हुकूमत होती है, चाहे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होती है, लेकिन आवाम को क्यों सफर करना पड़ता है? देखिए, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे मुल्क को आज़ाद हुए तकरीबन 80 साल हुए। 80 साल में से अगर आप देखोगे यहाँ 75 ईयर्स, 70 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की है। PDP ने मुफ्ती साहब की क़यादत में पहली 3 साल तक हुकूमत की थी, 2002 से लेकर 2005 तक, और फिर हमने 2.5 साल और हुकूमत की। हमने खाली 5 साल यहाँ हुकूमत की, PDP ने कभी यहाँ हुकूमत नहीं की। हाँ, रही बात जो आप यहाँ जो बड़े बड़े वादे किए,
यहाँ जब भी वादे किए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए. इस इलेक्शन में ये बहुत बड़ा मंशूर था नेशनल कॉन्फ्रेंस का. जहाँ जहाँ पर गए इन्होंने केजरीवाल को ये यकीन दहानी दी. इन्होंने केजरीवाल को जमा किया. उमर अब्दुल्ला केजरीवाल से मिले और उनको बोला कि मैं आपको परमानेंट करूंगा, एक एक को मैं परमानेंट करूंगा. हर एक जगह पर अगर आप जाओगे और अगर आप देखोगे इस वक्त सबसे ज्यादा, अगर जम्मू कश्मीर के लोग, अगर पूरे मुल्क में इस वक्त सबसे ज्यादा कहीं लोग सफर कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में लोग सफर कर रहे हैं. वो इस तरह कि आपने देखा होगा जब उमर साहब ने इलेक्शन जीता, फिर वो उमरा पर गए थे. जब उमरा से आए तो डायरेक्ट कंसर्ट में गए थे, जो वो पहलगाम में एक म्यूजिक कंसर्ट लगा था, वहाँ पर वो मेरा दिल ये पुकारे आजा. गांदरबल के तमाम लोग जो है वो रोडों पर थे. कहीं बिजली का मसला था, कहीं पानी का मसला था, कहीं रोडों का मसला था, कहीं अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है मसला था, कहीं दवाई नहीं है, मसले ही मसले थे. और उमर साहब कहाँ होते, या तो आप गुलमर्गी में उसको सिकिंग करते देखोगे, या मोटर सुनोमो का मोटर पर देखोगे, या ATV पर देखोगे, या उसको गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग में जितने भी ये म्यूजिक कंसर्ट्स होते हैं उनमें देखोगे हाथ को दबाते हुए, हाथ को बजाते हुए और गाना सुनते हुए. बताया ना कि गांदरबल वो आए कब, गांदरबल के लोगों की मतलब जितने भी मतलब गांदरबल के लोगों की मुश्किलात है उनको कब मुझे फोन आते हैं. एज ए अपोजिशन लीडर मैंने वहाँ से इलेक्शन लड़े, मैंने 22,000 से ज़्यादा वोट वहाँ लिए. मुझे दिन भर 10-10, 20-20, 50-50 फ़ोन रोज़ आते हैं पूरे गांदरबल से. हमारे यहाँ ये मसला है, ये मुश्किलात है. हमेशा हम गांदरबल के लोगों को यही कहते थे, आप वोट दीजिए मगर किसी ऐसे शख्स को दीजिए जहाँ तक कल आपकी रसाई हो, आपकी एक्सेस हो. आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, क्योंकि गांदरबल में एक ही लीडर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर से आज वो उमर अब्दुल्ला को नहीं मिल पाते, तो आम लोग जैसे आप जैसे मैं वो कहाँ उमर अब्दुल्ला को मिल सकेंगे. तो जो मुश्किलात है वो अपनी जगह पर है. हाँ, एक चीज हो गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी है इनको नौकरियां मिली, और क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ. बिल्कुल. बशीर साहब, एक आखिरी सवाल अब आपसे रहेगा क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत है आपके पास और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बन चुका है. एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था 370-35 से. मैनिफेस्टो में ये भी रखा था कि जो लड़के नजरबंद जेलों में उनको हम रिहा करेंगे, फ्री बिजली हम फराहम करेंगे. क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पर अभी भी बरकरार है? देखिए, जब आप ये वादे करते हो, जैसे कि आपने आर्टिकल 370 और 35A बताया, इसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है पार्लियामेंट, और जहां पर मुल्क के वजीर आजम आपके सामने बैठे हो, और जब वही वजीर आजम आपके स्टेट में आता है उसके साथ आप स्टेज पर बैठे हो, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कहीं मिलेगा ही नहीं. मैं रिपीट करना चाहूंगा, कल जब सोनामर्ग टनल की इफ्तिदा हुई, वहां कोई टनल की इफ्तिदा के लिए नहीं गया था. जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की नजरें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की स्पीच पर थी. जो उमर अब्दुल्ला साहब वहां पर स्पीच देने वाले थे, जो नरेंद्र मोदी जी के सामने उसने स्पीच दी, तो आप बताया कि उसने क्या बताया वहां पर. उसने वहां खाली स्टेटहुड की बात की, उसने वहां खाली मौसम की बात की, उसने वो गाना वहाँ है ना, आप आए, आपके आने से बाहर आई, आप वही मतलब वो गाना गाया, और नरेंद्र मोदी जी को मतलब खुश करने के लिए बताया कि आज यहाँ मौसम सुहाना है. जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है पिछले 6 साल से यहाँ बर्फ ही नहीं हो रही है, कभी हो रही है 2 दिन, फिर सुहाना ही सुहाना. ये नरेंद्र मोदी जी के आने से यह मौसम सुहाना नहीं था. उस वक्त उमर अब्दुल्ला को चाहिए था, उसको वोकल बनना था. उस वक्त वहाँ 35A की बात करनी थी, उसको स्टेट की बात नहीं करनी थी, जिस स्टेट का पहले ही हमसे वादा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ वादा किया था कि ये कल जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हो गए, जो डायरेक्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इलेक्शन भी कीजिए और आप स्टेट को रेस्टोर भी कीजिए. जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हमें मरकज के साथ हाथ मिलाना जरूरी है. अगर रोला साहब को जो करना है वो उसको करने दो. ये फारूक साहब ने इन सब बातों का जिक्र किया, इस पे क्या कहना चाहिए? लेकिन जब बीजेपी के साथ PDP ने हाथ मिलाया था उस वक्त इतने ढुंढूरे क्यों पीट रहे हो? ये तो हर एक जगह पर जाते हैं, कहते हैं नहीं जी इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया. आप बताए ना PDP ने बीजेपी को दिया क्या? हमने जब बीजेपी के साथ, जब अटल जी यहाँ पर वाजपेयी एज ए प्राइम मिनिस्टर थे, हमने तो इतने बड़े वादे, मुझे याद है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में छोटा बच्चा था, जब इसने गुण में तकरीर की थी, इसने मुफ्ती साहब को ताने दिए थे. इसने बताया था कि अगर इसने मुजफ्फराबाद का रोड खुला छोड़ा, ये झूठ बोल रहा है, मैं टायरों की दुकान छोड़ूंगा, मैं मिस्त्री की दुकान छोड़ूंगा. ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया था. लेकिन मुफ्ती साहब ने वो वादा पूरा किया. उसने मुजफ्फराबाद का रोड खुला छोड़ा, उसने जितने भी सेपरेटिस्ट हैं उनको जेलों से रिहा किया. उसने मतलब जो मतलब पीस टॉक्स जो है यहाँ पर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो रेस्टोर की. जितने भी हमारे जेलर्स थे उनको जेलों से मतलब बड़े बड़े काम उस वक्त हुए थे. आज मुझे बताया कि जब मतलब या 2014 में जब हमें फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला यहाँ पर, मतलब जम्मू के लोगों ने बीजेपी को मैंडेट दे दिया,
اور यहाँ कश्मीर में PDP को मैंडेट मिला, हमने दोबारा BJP के साथ हाथ मिलाया क्योंकि हमारे पास वो पास्ट की एक्सपीरियंस थी, क्योंकि हमने वाजपेयी जी के साथ काम किया था। वाजपेयी जी का जो दौर रहा था पूरे जम्मू कश्मीर में, बराबर नेहरू से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी जी तक, आप देखिए वो सबसे सुनहरा मौका दौर था जिसमें जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात चली थी और जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज़्यादा राहत मिली थी। जम्मू कश्मीर से बैंकर हटाए गए थे, हमारे साथ वादा किया गया था हम STF को डिसबैंड करेंगे, STF को डिसबैंड करेंगे, हमको बताया गया था जितने भी विलेजेस है इसको डिमिलिटराइज किया करेंगे, जो फौजी है उनको पार्क्स में भेजेंगे, वो किया गया था। रोड पर जो क्रैकडाउन्स होते थे, जो हमें गाड़ियों से नीचे आना पड़ता था, वो खत्म किए गए। हर एक जगह पर एक राहत ही राहत मिली थी। वो एक्सपीरियंस हमारे पास थी। हमने दोबारा BJP के साथ हाथ मिलाया क्योंकि हमने सोचा कि जो आज का जो नरेंद्र मोदी है ये उसी पार्टी का एक मेंबर है, शायद ये उसी तरह चलेगा जिस तरह वाजपेयी जी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब उन्होंने यहाँ से मतलब PDP का मतलब जब तक PDP उनके साथ थी हमने उनको एक चीज़ को हाथ नहीं लगाने दिया जब हमारे साथ उनका हुकूमत थी। आप देखिए यहाँ रसाना केस हुआ, 2 मिनिस्टरों ने जो वो रैपिस्ट थे उनके सामने उनके साथ वो चले, हमने दूसरे दिन उनको सही करवाया, उनको वहाँ से हटवाया। उसमें जो वो लाल सिंह और दूसरा वो मिनिस्टर कोई था, मेहबा जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर उनको सही किया, बोला कि इनकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं कैबिनेट को डिसबैंड करूंगी, मैं सपोर्ट विड्रा करूंगी कि ये किस तरह रेपिस्ट का सपोर्ट करेंगे। उस वक्त मेहबा जी ने ऐसा मतलब स्टैंड लिया था, मतलब ने ये BJP को झुकाने के लिए। तो हम BJP के मतलब अगेंस्ट खड़े रहे। हमने जब तब तक BJP मतलब हाथ तक नहीं लगा सके किसी चीज़ को। आर्टिकल 370 तो बड़ी बात थी, उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे साथ विड्रा सपोर्ट किया, हमें जेलों में नजरबंद किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जेलों, जितने भी, मैं खुद 7 महीने जेल में था, हम सबको जेलों में डाला। उसके बाद मरकज से एक फैसला लिया गया। मतलब अगर यहाँ हुकूमत नहीं भी होती आज की डेट में, मुझे आप बताइए, आज की डेट में उमर अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं, 50 के खिलाफ अभी मेंबर से इसके बगैर इसके फैसले नहीं लिए जाते इस वक्त। हाँ, कोई बड़ा फैसला, क्योंकि आर्टिकल 370 जिसको इन्होंने खोखला किया था, 82 अमेंडमेंट्स उसको की है इन्होंने। नेट पर सारी डिटेल्स है कि कब अमेंडमेंट्स किए नेशनल कॉन्फ्रेंस से। और जब भी कांग्रेस मरकज ने अमेंडमेंट की, उस पर अगर किसी का दस्तखत आप देखोगे, वो दस्तखत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दस्तखत किया है उस पर। आज की डेट में अगर आप देखोगे, उमर अब्दुल्ला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ मिनिस्टर विद 42 मेंबर्स से। आज की डेट में बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं मरकज से। उमर अब्दुल्ला क्या कर पाता है? उमर अब्दुल्ला तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। कल की डेट में 3 मकान हमारे यहाँ पर अटैच किए गए, जो यहाँ पर सीज किए गए। आप मकान, आपको पता होगा, नौकरियों से लोगों को निकाला गया, जबकि चीफ मिनिस्टर ये है, तो ये किस बात के चीफ मिनिस्टर है? तो मरकज में एक पावरफुल सरकार है BJP की, उनको जैसे चाहा उन्होंने वैसे चलाया, जबरन चलाया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली चलाया। लोगों में वो गुस्सा है, जिस गुस्से का सामना हमें करना पड़ा कि हमारे खिलाफ एक वेव बनी, एक रिजनमेंट बना, मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी बनी, और लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दे दिया, यही सोचकर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे जाकर जो इन्होंने वादे किए 35A को लेकर, 370 को लेकर तो ये रेस्टोर करेंगे इसको। लोग 3 महीने से देख रहे हैं कि ना तो 370 का कहीं नाम है, ना 35A का नाम है, ना जेल से बच्चों को छोड़ने की बात है, कहीं पर कुछ नहीं है। बस उमर अब्दुल्ला सिकिंग कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला स्नो स्कूटर चल रहे हैं, उन्हें उमर अब्दुल्ला कंसर्ट्स में जाते हैं, वहां पर गाना सुनते हैं, और क्या, इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, भी हमारे साथ PDP के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर साहब बात कर रहे थे, और आज PDP के सीनियर लीडर बशीर अहमद मीर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया, खुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाया। और साथ साथ में इन्होंने ये कहा कि जनाब, अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के टाइम पे 370 भी रखा था, 35A भी रखा था, और साथ साथ में गैस सिलेंडर्स हम फ्री में फराहम करेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम को, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पर बरकरार क्यों नहीं है? आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक चीज पे यू टर्न क्यों कर रही है? बहरहाल हम और भी लगातार असर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।